हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप लोग का आज की इस क्लास में। आज से हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इन सेकंड पार्ट में हम लोग जो है सिंपली न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ये वाला जो पार्ट है इसमें हम लोग जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ये क्लास आप लोग का हिंदी और इंग्लिश में होता है, तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं। ठीक है, दोनों के लिए हेल्पफुल होने वाली है। जो एयरफोर्स नेवी एक्सपाई ग्रुप एंड एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग जो है तब भी इस क्लास को देख सकते हो। अगर कोस्ट गार्ड की कर रहे हो तब भी देख सकते हो। ठीक है, बेस्ट बुक सीरीज है आप लोग की, आराम से आप लोग करो और अच्छा खासा स्कोर आप लोग कर सकते हो अपने पेपर में। स्टार्ट करते हैं क्लास को। पीडीएफ के लिए आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चाहो तो आप लोग डायरेक्ट सर्च कर सकते हो डिफेंस कंपटीशन पॉइंट, देन आप लोग को टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा मेरा। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? जब हम लोग बात करते हैं एक्सेलरेशन तो उसका हम लोग को एसआई मात्रक बताना है क्या होगा। तो ए इक्वल टू क्या होता है आप लोग का मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के इक्वल। तो आंसर क्या हो गया आप लोग का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है और बहुत से बच्चे जो है इसको भी गलत कर देते हैं। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन आया था ये उसमें। ठीक है, एंड 100% स्टूडेंट में से अबाउट 90% स्टूडेंट जो है इस बेसिक यूनिट को जो है गलत कर देते हैं। सॉरी, 10% स्टूडेंट, उल्टा बोल दिया। ठीक है, तो अबाउट 10% स्टूडेंट जो है इस बेसिक यूनिट को गलत कर देते हैं। उन्हें ऐसा यूनिट नहीं पता अभी तक त्वरण की। गॉट इट? तो यार अगर पढ़ रहे हो तो अच्छी तरीके से बेसिक से स्टार्ट करो पढ़ना। ठीक है, क्योंकि एयरफोर्स इतना टफ पेपर नहीं है आप लोग का, पेपर बहुत इजी आता है आप लोग का। ओके, आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन तो पक्का मिलने वाला है कि ऐसा ही मात्रक पूछ लिया जाए, बिमा या फिर डायमेंशन वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आप लोग के पक्के हैं, तय है, कुछ हो जाए। ठीक है, आप लोग को ये दो क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं पेपर में। ठीक है, हर सेट में मिलेंगे, हर सेट की बात कर रहा हूँ, 100% है कि यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चन आना आना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन सी भौतिक राशि सदिश है? जब हम लोग सदिश राशि की बात करते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसके पास दिशा होती है, दिशा हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन। ठीक है, और जिसके पास परिमाण भी होता है, परिमाण। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। गॉट इट? तो इधर हम लोग का जो आंसर होने वाला है वो क्या आ जाएगा? विस्थापन। विस्थापन पे आप लोग की दिशा भी होती है और आप लोग का परिमाण भी होता है। गॉट इट? और दूरी, चाल और द्रव्यमान तीनों के तीनों कैसी हैं? स्केलर क्वांटिटी हैं, अदिश राशि हैं। तो इसको भी आप लोग याद रख सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर। समरूप चाल की गति का अर्थ है, ठीक है, मतलब मोशन विद यूनिफॉर्म, मोशन विद यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब बताना आप लोग का क्या है। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो अगर हम लोग बात करें यूनिफॉर्म स्पीड, व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड या फिर समरूप चाल है क्या आप लोग की? ठीक है, देखो ये ऑब्जेक्ट था, ये बंदा था, ये क्या करता है भैया, ये इसकी दूरी है डी और ये इसका समय है टी। ठीक है, अब ये क्या करता है यार, हर एक सेकंड में, ठीक है, जैसे एक सेकंड हुआ ये 5 मीटर चल दिया, अगले एक सेकंड में फिर से 5 मीटर चला, अगले एक सेकंड में फिर से 5 मीटर चला, अगले एक सेकंड में फिर से 5 मीटर चला। तो इधर इसकी जो चाल आएगी वो क्या होनी चाहिए? 5 मीटर पर सेकंड। समझ आया कि नहीं? मतलब कि इसकी जो स्पीड निकलेगी वो 5 मीटर पर सेकंड ही तो होनी चाहिए। तो इसी स्पीड से वो चल रहा है, मतलब स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट होगी। तो मोशन विद यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब समझ आया कि नहीं? चाल का अचर होना, स्पीड विल बी कांस्टेंट। ओके, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। अब चलो ए बी एंड सी को भी समझा देता हूं, आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा होगा। जब हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, अब स्पीड क्या आप लोग की एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, और स्केलर क्वांटिटी आप लोग की पाथ फॉलोअर पर डिपेंड नहीं करती। तो ये बंदा जरूरी नहीं है कि आप लोग का एक स्ट्रेट पाथ पर ही चल रहा हो। ये क्या करेगा? 5 मीटर इधर चला, ठीक है, 5 मीटर इधर चला, फिर 5 मीटर इधर चला। ठीक है, तो वो टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, पर स्पीड कैसी है? यूनिफॉर्म स्पीड है, क्योंकि वो हर एक सेकंड में 5 मीटर ही चल रहा है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं चल रहा है। गॉट इट? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात करते हैं तो एक सेकंड में 5 मीटर चला, फिर अगले एक सेकंड में 8 मीटर चलने लग गया, फिर अगले एक सेकंड में वो 10 मीटर चलने लग गया, और अगले एक सेकंड में फिर से वो 5 मीटर पर आ गया। तो इसको क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया, आप लोग का जो पाथ है वो सरल रेखा नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। वेग का अचर होना, अब क्या बोला गया है? आप लोग का जो वेग है वो कांस्टेंट दे रखा है। अभी मैंने आप लोग को बताया कि आप लोग का जो डायरेक्शन है वो क्या भैया? डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन आप लोग को चेंज हो रहा है। पर जब वेग की बात करते हैं तो डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी समान होना चाहिए, तभी हम वेग को क्या बोल सकते हैं? अचर बोल सकते हैं। तो ये भी आप लोग का गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पथ का वृत्तीय होना। पथ कैसा होना चाहिए भैया? वृत्तीय पथ होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब अगर मैं वृत्तीय पथ ले लूं तो इसमें आप लोग का जो स्पीड है वो भैया हमेशा जो है कांस्टेंट नहीं होती है। कांस्टेंट कब होती है? जब हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। गॉट इट? तो इसका मतलब आप लोग का ए ऑप्शन भी गलत हो गया। तो बचा क्या? डी ऑप्शन हम लोग के पास बचेगा। समझ आया कि नहीं? चलिए
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का स्क्रीन पर आ चुका है, वेग समय ग्राफ की प्रवणता या ढाल किसका परिमाण देती है। ठीक है, तो वेग समय ग्राफ की प्रवणता पूछी गई है या फिर ढाल पूछा गया है। जब हम लोग बात करते हैं बीटी कर्व की, ठीक है, तो इधर दो चीज बनती है, एक तो स्लोप बनता है आप लोग का, एक हम लोग का जो है एरिया बनता है। एरिया को हम लोग बोल देते हैं क्षेत्रफल और स्लोप को हम लोग बोल देते हैं ढाल। ठीक है, अगर हम लोग को जो है बीटी कर्व में स्लोप का मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम लोग का एक्सेलरेशन के इक्वल आता है, त्वरण के बराबर आता है। ठीक है, और अगर हम लोग को एरिया निकालना होता है तो एरिया किसके बराबर आता है आप लोग का, डिस्टेंस के बराबर आता है, दूरी के बराबर आता है, कुल दूरी। ठीक है, चलो बात करते हैं हम लोग बीटी कर्व की, तो ये बी हो गया, ये मेरा टी हो गया। ठीक है, तो अगर मेरे को इसका स्लोप निकालना है तो डीवी बाई डी टी के इक्वल आएगा, और डीवी बाई डी टी किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। तो सिंपली मेरा जो आंसर हो जाएगा वो क्या होने वाला है, त्वरण होने वाला है। समझ आया कि नहीं, इधर से समझ आया कि नहीं कि बीटी कर्व का जब भी हम लोग स्लोप निकालते हैं तो जो त्वरण के परिमाण के बराबर आता है, मैग्नीट्यूड के बराबर आता है। चलो फिफ्थ क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर, आपेक्षिक वेग की एसआई इकाई होती है। भैया वेग कौन सा भी हो, रिलेटिव वेलोसिटी हो आप लोगों की, ठीक है, आप लोगों की जो एवरेज वेलोसिटी हो, ठीक है, आप लोगों की जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, है तो वेलोसिटी है तो वेग, तो उसका जो एसआई मात्रक होगा वो क्या होने वाला है, मीटर पर सेकंड ही होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि दो वस्तुएं ए एवं बी का वेग क्रम से बी ए और बी बी हो तथा दोनों वस्तु एक ही दिशा में गतिमान हो, ठीक है, जैसे कि ए वस्तु ये हो गई, इसका डायरेक्शन ये, वस्तु बी ये हो गई, इसका डायरेक्शन ये, तो ए वस्तु का बी ए है और बी वस्तु का बी बी है। ठीक है, ये इसकी क्या दे रखा है, वेग दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है। समझ आया कि नहीं, ओके। अब हम लोग बात करते हैं, क्या बोला गया है, तो ए के सापेक्ष बी का आपेक्षिक वेग होगा। ए के सापेक्ष किसका बताना है, बी का बताना है। समझ पा रहे हो कोई नहीं, ए के सापेक्ष किसका बताना है, बी का बताना है। मतलब कि या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं द वेलोसिटी ऑफ ए, सॉरी बी विद रेस्पेक्ट टू ए। ओके, तो या फिर हम लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं बी बी ए। समझ पा रहे हो कि नहीं, और जब हम लोग की डायरेक्शन सेम होती है तो माइनस साइन आता है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग को क्या करना है, बी बी माइनस बी ए के इक्वल, इसको देख का करो, क्योंकि ये सिंबल आप लोगों को मैक्सिमम टाइम गिवन होगा। अगर नहीं गिवन है तो आप लोगों को ये बोला जाएगा ए के सापेक्ष बी का आप लोग को आपेक्षिक वेग बताना है। तो ए के सापेक्ष जो बी का आपेक्षिक वेग होता है वो क्या आता है आप लोग का, बी बी ए के इक्वल आता है। और बी 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 ए को कैसे लिख सकते हो आप लोग, बी बी माइनस बी ए के इक्वल। ओके, क्योंकि आप लोग को सेम डायरेक्शन दे रखा है। जब डायरेक्शन अपोजिट हो तो आप लोगों को ए के सापेक्ष बी का पूछ ले जाए, बी के सापेक्ष ए का पूछ ले जाए, हर कंडीशन में आप लोगों का जो है बी ए प्लस बी बी होगा। समझ आया कि नहीं, ओके, इधर कोई भी मैटर नहीं करता, क्योंकि आगे कर लो या पीछे कर लो, आप लोगों का फर्क पड़ता है, माइनस का प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर उधर कहीं भी लिख सकते हो। तो इधर जो हम लोग का आंसर होने वाला है वो सिंपली बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है आप लोग का सेवेंथ वाला, इसमें क्या बोला है आप लोग का, बी के सापेक्ष ए का बताना है। ओके, मतलब कि विद रेस्पेक्ट टू बी बताना है आप लोग का ए का। ओके, तो बी ए बी निकालना है हम लोग को, तो बी ए बी किसके इक्वल होगा, बी ए माइनस बी बी के इक्वल। गॉट इट और नॉट, तो इट मींस आप लोग का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है पेपर में। एट्थ क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर, एक वस्तु विराम अवस्था से h ऊंचाई से पृथ्वी पर गिरती है। ऊंचाई क्या दे रखी है, h दे रखी है, पृथ्वी पर गिर रही है, पृथ्वी पर पहुंचने पर उसका वेग होगा। अब h ऊंचाई से गिर रही है तो u इक्वल टू क्या होगा भैया, 0 होगा। समझ आया कि नहीं, क्योंकि विराम अवस्था की कंडीशन दे रखी है, जब दे नहीं रखी हो तो u कुछ हो सकता है मे भी। ओके, जब मेरे को बोल दिया गया विराम अवस्था मतलब कि स्थित वस्तु आप लोग का या फिर विराम में थी वस्तु आप लोग तब फेंकी गई है तो u आप लोग का डेफिनेटली 0 होगा। अब फाइनल जो वेग होगा या फिर फाइनल जो आप लोग की वेलोसिटी होगी वो आप लोग को फाइंड आउट करनी है। तो इधर क्या लगेंगे हम लोग, जो सेकंड इक्वेशन है किसकी, मोशन की, गति का सेकंड समीकरण। ओके, तो सिंपली इधर क्या हो जाएगा हम लोग का, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के इक्वल, सॉरी सेकंड नहीं थर्ड लगाएंगे। ओके, गलत कर दिया हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग को इधर क्या दे रखा है, हाइट दे रखी है, थर्ड। ओके, इसको काटो भैया, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2as। ठीक है, और इधर क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, इधर क्या हो गया आप लोगों का 2, ए की जगह क्या हो जाएगा जी, क्योंकि विराम अवस्था से ऊपर से नीचे मतलब एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्या आ जाता है, जी के इक्वल।
गुरुत्वीय त्वरण के बराबर, ठीक है, मतलब आप लोग का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर ए हो जाएगा, तो जी लिख दिया और एस का वैल्यू एच दे रखा है, तो सिंपली बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 2gh के इक्वल। समझ आया कि नहीं क्वेश्चन? तो हम लोग का जो है सी ऑप्शन इधर करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। एक वस्तु द्वारा चली गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है। इसका अर्थ है कि वस्तु, ओके, क्या बोला गया है, चली गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है, मतलब x is a directly proportional to t, और when x is a directly proportional to t, तो आप लोगों का जो है वेग क्या होगा, कांस्टेंट होगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी होने वाली है, मतलब कि समान वेग से चल रही है। ओके, क्यों चल रही है, क्योंकि dx by dt जब मैं निकालूं तो सिंपली इधर क्या आ जाएगा, आप लोग का कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा। ओके, मतलब समय के साथ वेग क्या कर रहा है, इंक्रीज नहीं कर रहा है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो सी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर, दो गतिमान कणों के समय विस्थापन ग्राफ एक ही पैमाने पर खींचे गए हैं, जो एक्स एक्सिस के साथ क्रम से 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनाती हुई सरल रेखा है। कणों के वेगों का अनुपात बताना है, क्या होगा बता दो भैया। चलो, किस किस की बात की गई है आप लोगों की, समय और विस्थापन की, ठीक है। तो विस्थापन हो गया हम लोग का ये, समय हो गया हम लोग का ये, ओके, एक्स एक्सिस पर खींचे गए हैं 30 डिग्री, और ये कितना हो गया आप लोग का 60 डिग्री। जब हम लोग स्लोप की बात करेंगे किसमें, हम लोग का समय विस्थापन ग्राफ में, तो किसके बराबर आता है, वेलोसिटी के बराबर आता है, ठीक है। अगर नहीं बताया हो तो नोट डाउन कर लो, वेग के बराबर आता है ग्राफ, ठीक है, स्लोप जो होता है, ढाल जो होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, tan थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b, तो tan थीटा 1 बाय tan थीटा 2 विल बी इक्वल टू क्या आ गया, b1 बाय b2, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b1 बाय b2। ओके, tan थीटा 1 मतलब tan 30 tan 60, ठीक है। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 बाय रूट 3, tan 60 की वैल्यू रूट 3, देन मेरा जो आंसर हो जाएगा 1 बाय रूट 3 के इक्वल, सॉरी 1 बाय 1:3 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग का जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर, एक कण का विस्थापन समीकरण S इक्वल टू ए नॉट a1t प्लस a2t स्क्वायर है, तो इस पिंड में त्वरण है, तो इस पिंड का क्या बताना है, त्वरण बताना है मेरे को, ठीक है। तो S इक्वल टू क्या दे रखा है, a नॉट प्लस a1t प्लस a2t स्क्वायर, ठीक है, मतलब ds बाय dt विल बी इक्वल टू क्या आ गया इधर 0, ये आ गया आप लोग का a1, ये आ गया आप लोग का 2a2t के इक्वल। अब डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर निकालोगे तो सिंपली क्या आ गया आप लोग का, ये तो जीरो हट जाएगा, ए1 क्या हो गया जीरो क्योंकि कांस्टेंट है, और 2a2t का करोगे तो 2a2 के इक्वल बचा, क्योंकि ये कितना है t है, ठीक है, t डिवाइड बाय dt, गॉट इट। तो सिंपली हम लोग का जो आंसर आ जाएगा वो 2a2 के बराबर आ जाएगा। तो ये हम लोग का जो है त्वरण होने वाला है इस समीकरण का, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मस्त सा क्वेश्चन है, ये पूछा गया आप लोगों को। चलो भैया, यदि किसी कण का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती हो तो पिंड का डैश एक समान होगा, ठीक है। तो अब भैया बोला क्या गया आप लोगों को, ये पहले देख लो, किसी कण का विस्थापन समय वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। क्या बोला गया है, विस्थापन समय, मतलब कि s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, ds बाई dt निकालोगे तो 2t के इक्वल आ गया, और d स्क्वायर s बाई dt स्क्वायर निकालोगे तो किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया। अब इधर क्या पता चल रहा है कि आप लोग का जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, वो क्या है, वो बढ़ नहीं रहा है, किसके साथ, समय के साथ। तो इधर एक समान क्या होगा आप लोग का, एक्सेलरेशन त्वरण जो है एक समान होगा। समझ आया कि नहीं? तो सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। 13 वाला क्वेश्चन करो, गति के समीकरणों को वैज्ञानिक डैश ने ज्ञात किया था। अब किस वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था ये बताना है, तो आंसर क्या आ गया आप लोग का, न्यूटन। न्यूटन भैया ने जो है गति के जो 3 समीकरण है आप लोगों के पास, वो न्यूटन भैया ने दिए थे, याद रखो। 14 वाला क्वेश्चन करो। चलो यार, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आप लोग को, जो है एक्सेलरेशन बताना है, इक्वल टू क्या होता है, डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर, या फिर हम लोग को डीवी बाई डी टी भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो सिंपली इधर देख लो क्या बनना है आप लोग का, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का स्क्रीन पर, गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का डैश एक समान होता है। अब क्या एक समान होता है ये आप लोगों को पूछा गया है, ठीक है। अब भैया देखो, अब मैं बताता हूं आप लोगों को ये पॉइंट, जैसे ये है, वस्तु है किसके, गुरुत्व के, यानी मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट नीचे गिर रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, ओके। अधीन मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, ओके। मुक्त रूप से गिर रहा है, मतलब इनिशियल जो स्पीड होगी या वेलोसिटी होगी उसकी क्या होने वाली है, जीरो, ओके। और जो एक्सेलरेशन ए होता है किसके बराबर होता है, जी के बराबर होता है, पॉजिटिव जी के। जब नीचे गिरती है वस्तु, जब ऊपर जब नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो माइनस जी हो जाता है, ठीक है।
तो इसका मतलब क्या हो गया, जब भी मैं गुरुत्व के अगेन एक मुक्त रूप से वस्तु को गिराऊंगा तो उसका जो एक्सेलरेशन है, जो त्वरण है, वो क्या रहने वाला है, एक समान रहने वाला है, जी के बराबर रहने वाला है। इसका वैल्यू क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल। ये चेंज नहीं होगा। आंसर क्या हो गया आप लोग का, डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर, एक पिंड का विस्थापन समय के घन के अनुक्रमानुपाती है, पिंड का त्वरण का परिमाण होगा। ठीक है, अब सेम वही क्वेश्चन है आप लोग का, एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी क्यू, डी एस बाई डी टी निकालते हो तो क्या आएगा आप लोग का 3t स्क्वायर के इक्वल, एंड डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर निकालते हो, मतलब एक्सेलरेशन निकालते हो आप लोग, तो किसके इक्वल आ गया आप लोग का 60 के इक्वल, मतलब एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इससे क्या पता चल गया आप लोग का, जो एक्सेलरेशन है वो समय के साथ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, जो त्वरण का परिमाण है वो समय के साथ बढ़ रहा है। तो ए ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। अगर ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट, मतलब समय के साथ नहीं बढ़ रहा है, याद रखो। जैसे बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट, मतलब जो वेलोसिटी या वेग है वो समय के साथ नहीं बढ़ रही है। अगर बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी आ जाता है तो जो वेलोसिटी है, जो आप लोग का वेग है, वो समय के साथ क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। समझ आया कि नहीं? चलो भैया 17 वाला क्वेश्चन कर दो, यदि किसी पिंड द्वारा चली गई दूरी s इक्वल टू एटी प्लस बी टी स्क्वायर द्वारा दी जाती है तो उसका त्वरण क्या होगा। ठीक है, तो s इक्वल टू क्या दे रखा है मेरे को, एटी प्लस बी टी स्क्वायर के इक्वल। तो डी एस बाई डी टी अगर निकालता हूं मैं इधर, तो a प्लस क्या आ गया आप लोग का 2bt के इक्वल, और डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर निकालता हूं मैं, तो सिंपली क्या आ गया आप लोग का 2b के इक्वल। ओके, तो इधर मेरा जो आंसर आ जाएगा वो बी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। ये मेरा जो है उसका त्वरण होने वाला है वस्तु का या पिंड का। ठीक है, 18th क्वेश्चन कर दो, एक पिंड का सरल रेखा में विस्थापन समय वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, मतलब s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। ठीक है, ds बाई dt फिर से निकालोगे तो किसके इक्वल आ गया, 2t के इक्वल, और d स्क्वायर s बाई dt स्क्वायर निकालोगे तो किसके इक्वल आ गया आप लोग का, 2 के, मतलब कांस्टेंट के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा, उसका जो त्वरण है वो क्या होने वाला है, नियत त्वरण होने वाला है, समय के साथ नहीं बढ़ेगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर, चाल एवं वेग का संज्ञात्मक अनुपात बताना आप लोग को, न्यूमेरिकल रेशियो जो होगा आप लोग का चाल और किसका, वेग का। जब हम लोग बात करते हैं चाल की, तो चाल क्या होता है आप लोग का, दूरी बट्टे समय, और जब हम लोग वेग की बात करते हैं तो क्या होता है आप लोग का, विस्थापन, विस्थापन, ठीक है, बट्टे समय। समझ आया कि नहीं? मतलब कि ये डिस्प्लेसमेंट हो गया भैया बट्टे टाइम हो गया, ये डिस्टेंस बट्टे टाइम हो गया। ठीक है, ये हम लोग की चाल मतलब स्पीड, और ये हम लोग की वेग मतलब वेलोसिटी। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो वेलोसिटी और सॉरी स्पीड और वेलोसिटी में हम लोग को रेशियो बताना है। तो अगर रेशियो में निकालता हूं तो सिंपली क्या आएगा आप लोग का, इधर मैं लिख लेता हूं इसको, ठीक है, बी से डिनोट करता हूं इसको, इसको जो है बी वेक्टर से डिनोट करता हूं, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इक्वल टू में क्या आ गया आप लोग का, डिस्टेंस मतलब कि डी, और ये क्या आ गया आप लोग का, डिस्प्लेसमेंट। और आप लोग को पता है जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। क्योंकि आप लोग को पता है जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ जो कवर करेगा, जो टोटल उसने पाथ कवर किया, जो उसका शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होता है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो भैया अगर मैं ऐसे चला, ठीक है, तो ये मेरी पूरी क्या होगी, दूरी, और इसका एक स्ट्रेट मतलब या शॉर्टेस्ट जो पाथ होगा, ये मेरा क्या हो गया, विस्थापन या फिर डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, जो दूरी है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो सकती है, पर एक कंडीशन है जब इक्वल हो सकती है, जब मैं जो है सिंपली ए से बी एक स्ट्रेट पाथ पर चलता हूं, सरल रेखा पर चलता हूं, तो इस कंडीशन में आप लोग का विस्थापन समान हो जाएगा। तो इसी से मैंने क्या निकाल लिया, जो डी है वो इससे ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर या फिर इक्वल। तो इसी कंडीशन में आप लोगों को पता चल गया जो स्पीड है वो आप लोग का क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, आप लोग का वेलोसिटी के बराबर। समझ आए कि नहीं? मतलब कि जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो सकता है जो डिस्टेंस है। ऐसी आप लोग का जो स्पीड है या फिर चाल है वो जो है आप लोगों की किससे, बी से ग्रेटर देन हो सकती है, या फिर आप लोगों की क्या हो सकती है, इक्वल हो सकती है, मतलब एक के बराबर हो सकती है या एक से ज्यादा हो सकती है अगर रेशियो निकालते हैं तो। समझ आया कि नहीं? तो सी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। अब भैया इधर से रेशियो निकालूं मैं तो बी बाय बी वेक्टर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। समझ पा रहे हो कि नहीं? ओके, ऐसे ही अगर हम लोग इसकी बात करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा आप लोग का। अगर इसको हम उल्टा कर देते हैं, वेलोसिटी और स्पीड कर देते हैं, तो लेस देन 1 और इक्वल टू 1 हो सकता है।
मतलब कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा, 1 के बराबर या 1 के कम। पर इस कंडीशन में जब चाल और वेग की बात करते हैं तो 1 के बराबर या 1 से बड़ा होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? अब 20 वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर अच्छी तरीके से समझ आ गए। देखो, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उधर आप लोग कमेंट कर सकते हो, और बाकी टेलीग्राम खुला हुआ है, उधर आप लोग मेरे से डाउट पूछ सकते हो। जितने डाउट पूछना चाहते हो उतने पूछो, खुलकर पूछो डाउट, ठीक है? हर डाउट का आप लोगों को सॉल्यूशन मिलेगा। दिए गए समय में स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है, ठीक है? अब देखो, एक ऑब्जेक्ट है, इसको फ्री फॉल कंडीशन में गिराया गया ऊपर से नीचे, ठीक है? तो इसकी जो दूरी वो तय करेगा, ठीक है? जो दूरी तय करेगा, ठीक है, तो वो किसके समानुपाती होगी, ये आप लोगों को पूछा गया है। अब अगर हम लोग बात करते हैं किसका, अगर कोई भी पिंड में स्वतंत्रता पूर्वक डाल देता हूं या फिर फ्री फॉल कंडीशन में फेंक देता हूं ऊपर से, तो दूरी जो एस आती है वो क्या आती है, यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर के इक्वल। सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन क्या होता है, हमेशा आप लोगों का जी के बराबर होता है। तो स्वतंत्रता पूर्वक जब फ्री फॉल कंडीशन में फेंकते हैं तो यू क्या होता है आप लोगों का, जीरो होता है। मतलब एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा आप लोगों का, टी स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब जो वो दूरी तय करेगा वो किसके समानुपाती होगी, आप लोगों की समय के वर्ग के समानुपाती होगी, स्क्वायर ऑफ टाइम के बराबर होगी। समझ आया कि नहीं? तो सी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो 21 वाला क्वेश्चन करो। समीकरण अंडर रूट एक्स इक्वल टू टी प्लस 9 समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन को दर्शाता है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है ये पूछा गया है, ठीक है? अंडर रूट एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है, टी प्लस 9 के इक्वल, स्क्वायर कर दो बोथ साइड। एक्स इक्वल टू क्या आ गया आप लोग का, टी प्लस 9 का होल स्क्वायर। dx बाई dt अगर मैं निकालता हूं तो क्या आता है आप लोग का, 2t प्लस 9 के इक्वल, ठीक है? एंड डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर जब निकालता हूं देन क्या आ जाता है आप लोग का, 2 के इक्वल। तो इधर से भी क्या पता चल गया, जो आप लोग का एक्सेलरेशन है वो क्या दे रखा है भैया, कांस्टेंट के बराबर दे रखा है, समानुपाती, मतलब समय के साथ नहीं बढ़ रहा। तो आप लोग का जो त्वरण है वो क्या हो जाएगा भैया, नियत हो जाएगा। चलो, अब इस क्लास का और इस चैप्टर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन में फाइनल क्वेश्चन आने वाला है आप लोग का, और ये फाइनल क्वेश्चन, एक घूम रही पिंड द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के सीधा मानुपाती है, या फिर समानुपाती जिसको हम लोग बोलते हैं, मिसप्रिंट हो गया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दे रखी है। तो पिंड का त्वरण क्या होगा, ठीक है? तो भैया सिंपल सी बात है, जो दूरी है डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर के बराबर दे रखी है। तो इधर डी नहीं एक्स ले लेते हम लोग, क्योंकि हम लोग को कंफ्यूजन हो जाएगा। तो डी एक्स बाई डी टी अगर मैं निकालता हूं तो सिंपली क्या आ गया आप लोग का, 2t के इक्वल। और डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर निकालता हूं मैं तो सिंपली क्या आ गया आप लोग का, 2 के इक्वल। फिर से एक्सेलरेशन क्या आ गया आप लोग का, कांस्टेंट के बराबर आ गया, समय के साथ नहीं बढ़ रहा। तो इसका जो त्वरण होगा वो क्या होने वाला है, नियत होने वाला है। तो जो एक्सेलरेशन के क्वेश्चन है, लगभग 3 एक जैसे क्वेश्चन आप लोगों को मिल गए हैं, थोड़ा लैंग्वेज का चेंज कर दिया गया है हर क्वेश्चन में, ठीक है? तो इसी के साथ आप लोग के थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन थे, 22 क्वेश्चन दे रखे थे मोशन इन स्ट्रेट लाइन में, लूसेंट फिजिक्स में, सारे कंप्लीट करा दिए। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। अगर कोई एक्स्ट्रा डाउट है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। अगर क्लास में आप लोगों को कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट कर सकते हो, ठीक है? अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी तो आप लोग जो है 2 शेयर करोगे, ठीक है? 2 शेयर क्यों करोगे, क्योंकि आप लोग 2 बंदों को जो है और मदद करोगे, सो डेट वो भी अच्छा स्कोर कर पाए। अगर वो पास नहीं हो पा रहे हैं कुछ दिनों से, ठीक है, कुछ अटेम्प्ट से पास नहीं हो पा रहे हैं ड्यू टू फिजिक्स, तो उनको आप लोग शेयर कर सकते हो, मदद कर सकते हो, ठीक है? आप लोगों के अकाउंट में भी पुण्य क्रेडिट होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, जो पीडीएफ मिलेगी वो आप लोग को टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, डिफेंस कंपटीशन पॉइंट। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि उधर आप लोगों को छोटी मोटी अपडेट मिलती रहती है, ठीक है? अगर किसी दिन क्लास नहीं अपलोड होती है तो, ठीक है? और मैं आप लोगों को क्लास का टाइम बता देता हूँ, 2 PM पर आप लोग का डेली जो है क्लास लाइव रहता है। एंड आप लोग का कितने दिन आती है क्लास वो भी बता देता हूँ, मंडे टू, पहले आप लोगों की फ्राइडे में देता था, अब आप लोगों को मैं एक दिन और बढ़ा देता हूँ, मंडे टू सैटरडे कर देता हूँ, ठीक है? तो टोटल 6 दिन आएगी और संडे को रेस्ट रहेगा। संडे को आप लोगों को क्या करना है, जो मंडे से सैटरडे आप लोग जितनी भी क्लास मिली, मतलब 6 क्लास लगभग मिलेंगी, 6 क्लास को आप लोग रिवाइज कर लेना है, ठीक है? सो डेट आप लोग जो है एक तो अपना प्रैक्टिस भी कर रहे हो, ऊपर से आप लोग रिवाइज भी कर रहे हो संडे टू संडे, और स्कोर आप लोग मान सकते हो कि 16 प्लस तो ला सकते हो, ठीक है? एंड जब पेपर हो जाए तो इसी कमेंट बॉक्स में आ जाना इसी सीरीज की, और कमेंट कर देना भैया इतना स्कोर हो गया मेरा, तो इतने क्वेश्चन करे आया मैं, ठीक है? चलो, समझ आया कि नहीं? अगर आप लोग क्लास अच्छी लगी है तो एक क्लास 2 शेयर करोगे, एक कमेंट करोगे, एक लाइक करोगे, ठीक है? एंड चैनल को सब्सक्राइब करोगे। अब कमेंट आप लोग को क्या करना है, ठीक है? ये कमेंट करना है जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो उसको मैं फुल कराऊं, ठीक है? फुल न्यूमेरिकल आप लोग को सॉल्व कराया करूं, या फिर आप लोगों को जो मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है वही सॉल्व कराऊं, क्योंकि आप लोगों के पेपर में न्यूमेरिकल 4 से 5 आते हैं। अगर आप लोग ज्यादा न्यूमेरिकल करोगे तो वो भी अच्छा नहीं है, और बहुत कम करोगे ही नहीं तो वो भी आप लोग के लिए अच्छा नहीं है। मतलब कि
मीडियम टाइम में आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि न्यूमेरिकल से भी एक फायदा मिलता है कि आप लोग के जो फॉर्मूले है वो आप लोग को रिवाइज हो जाते हैं जब न्यूमेरिकल आप लोग प्रैक्टिस करते हो तो। ओके, तो आप लोग अगर मीडियम रेंज में करते हो, जैसे कि डेली आप लोग 10 से 15 न्यूमेरिकल कर रहे हो या 15 से 20 न्यूमेरिकल कर रहे हो, सफिशिएंट है, ठीक है। अगर आप लोग डेली न्यूमेरिकल में 50-60 न्यूमेरिकल कर दे रहे हो और कॉन्सेप्ट पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। गॉट इट। अब इसी के साथ हम लोग जो है इस क्लास को जो है एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।